और इनको 90% आरक्षण दिया जाए ठेकेदारी में। हमारा चौथा मांग था जमीन के बदले तत्काल सीसीएल प्रबंधन के द्वारा नौकरी दी जाए, साथ ही उनके आश्रितों को बीपीआर में नौकरी दी जाए। ये बात सभी पूरे झारखंड के वासी जो देखेगा उनको मैं बता रहा हूँ कि ये क्या हमारी गलत मांगे हैं, वो मांगों को मैं इसमें बता रहा हूँ। हमारा जो पांचवा मांग था, ग्राम आरा में 2 राहें माइनिंग के बावजूद इन्हें बिजली से मशरूम रखा गया, इसे मशरूम रखा गया। इन्हें 24 घंटे बिजली सेवा बहाल की जाए। हमारा छठा मांग था पानी। गांव के सटे खदान होने के कारण पानी की बहुत दिक्कत है, इसलिए पीने योग्य पानी की उचित व्यवस्था की जाए कंपनियों के द्वारा। ये हमारा छठा मांग था। हमारा सातवां मांग था शिक्षा। गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियों को ग्रामीण शिक्षा हेतु डीएवी जैसे आरा में स्कूल खोले जाएं। ठीक है। हमारा आठवां मांग था विस्थापित एवं विस्थापितों के बच्चों के लिए चिकित्सा यानी हॉस्पिटल की उचित व्यवस्था की जाए। हमारा अन्य एक और मांग है, गैर मजूरवा भूमि से पहले जोत कोड़ कर रहे ग्रामीणों को उसके एवज में भी उनको मुआवजा दिया जाए। क्या है कि हमारे बाप का जमीन हम अगर जोत कोड़ रहे हैं तो अधिकार हमारा है, आपका अधिकार नहीं है। हमारा दूसरा मांग है, ओपन कास्ट माइनिंग होने के कारण गांव के लोग एवं पशुओं को गिरने की अपार संभावना है। आप अभी घूम के देख लीजिएगा, पूरा माइंस को पूरा खुला है, कुछ नहीं है। यहाँ मार के लोग इनके बॉडी को यहाँ फेंक देते हैं। तो हम लोगों को ये भी मांग था कि चारों तरफ से तार का घेरावा किया जाए ताकि जान माल की हानि ना हो। हमारा अन्य मांग है सड़क। आप अभी आए होंगे तो देखे होंगे कि जितना रोड है सब रोड का दुर्दशा है। आज हम लोग का शायद आने का नाम सुने थे तो देखें कि रोड में खूटा डंटा लग रहा है, तो सड़क की उचित प्रबंध की जाए। और मांग है, कंपनी के द्वारा हो रहे ट्रांसपोर्टिंग, जैसे यहाँ ट्रांसपोर्टिंग चलता है, मतलब समझ रहे हैं ना, माइन से कोयला जो निकलता है और दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग चलता है। उस ट्रांसपोर्टिंग में हमारे जो यहाँ के स्थायी हैं, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए उन सभी चीज़ों में। उसके आगे हम लोग लिखे हैं क्या, वो भी आप लोग सुन लीजिए और पूरे झारखंड वासी सुनिए। लोकल सेल चालू कर क्षेत्रीय युवकों को रोजगार दिया जाए। वेलफेयर मद से गांव के नली सड़क को दुरुस्त किया जाए, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। आपके द्वारा बीपीआर के आरा ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के द्वारा के मल में अवैध खनन कर दूसरे राज्यों में गलत तरीके से, अभी आपने एक प्रकरण देखा होगा कोयला, अभी आपको बताते हैं कि औरंगाबाद जो बिहार का जिला है, वहाँ पे 150 अवैध कोयला लदा हुआ ट्रक पकड़ा गया है, जो पेपर में छपा है, और वो सारा कोयला यहाँ से निकलता है। कौन निकाल रहा है? अच्छा, अभी ये पुलिस प्रशासन हम लोग को रोकने आ गई यहाँ पे। 150 जखनी निकलता है, तखनी नहीं रुकता है कोयला, तखनी नहीं निकलता है कोयला, तखनी कोई नहीं देखता है। तो ये प्रश्न है। और हमारा प्रश्न है कि ग्रामीणों का ये आरोप है कि कंपनी द्वारा पुलिसिया कार्रवाई कराकर विस्थापित परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। अब जरा समझिए कि आप ग्रामीण है, जैसे अभी मुकेश ग्रामीण है, इसको अगर लोग अगर आवाज उठा रहा है इस पे एफआईआर हो जाएगा, इसको एफआईआर कर जाएगा। अभी आपको एक प्रकरण है, इनके साथ इनका एक गाड़ी और इनके और एक मित्र है जिनका 3 गाड़ी, ये प्रबंधन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। इनका बाप का राज चल रहा है, इनका बाप का शासन है, इनके बाप के जमीन में कोयला निकल रहा है। आप सुनते जाइए आगे इन लोग का अत्याचार। आपके द्वारा पूर्व में कर्म कर रहे युवकों को धमकी देकर निकाल दिया जाता है। यहाँ ऐसे बहुत सारे युवक हैं जो यहाँ काम कर रहे थे, उनको धमकी दे के बाहर निकाल दिया जाता है कि तुम आवाज उठा रहे हो। और ये लोग का मनसा इतना बढ़ा हुआ है, अभी कल जब हम लोगों ने ये आह्वान किया, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें जब हम लोगों ने आह्वान किया तो ये लोग इसने कहते हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना, गोतिया को दूसरे गोतिया से लड़ा देना। ये लोग दिग्भ्रमित करने के लिए क्या ये लोग किए, वो लेटर जरा निकालो। सीसीएल के तरफ से ग्रामीणों के नाम से एक लेटर प्रसारित किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आरा चमातू फलना ढकना जो यहाँ गांव है, वो गांव इस आंदोलन में नहीं कर रहे हैं। तो जरा माइक दीजिएगा जी हमको। हेलो हेलो, सुन लीजिए अभी तमाशा। हेलो, अभी जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, जरा ये बताइएगा कि आरा चमातू के कितने साथी हैं? बाहर से कौन कौन आया, जरा हाथ उठाइए तो, जो बाहर से आए हैं। और जो आरा चमातू से आए हैं कौन कौन है ग्रामीण, जरा हाथ उठाइए तो। आप देखिए, आप सच्चाई देख लीजिए। और अभी सीसीएल का भी जो प्रकरण है, वो प्रकरण को भी हम पढ़ के सुनाएंगे। दीजिए जी, मोबाइल दीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। नोटिस, एक आवश्यक सूचना 8/9/2025 को जेएल कैंप पार्टी के आरा गांव के कुछ लोग द्वारा मगध परियोजना के सीसीएल खदान ट्रांसपोर्टिंग कांटा इत्यादि सभी कर्मों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद का आह्वान किया गया है। उपरोक्त संबंध में यह कहना है कि आज तक जितना भी बंदी मगध आरा गांव की ओर से किया गया है, तो पूरा गांव आपस में बैठ के निर्णय लिया है। चलिए रुकते हैं यहाँ पे। क्या जी इस बैठक नहीं किया गया था आरा गांव में? किया गया था। आगे सुनिए,
हारा गांव में किया गया था, परंतु 8/9/2025 वाला बंदी में संबंधित कोई भी आम कर के बैठक गांव में नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया था? किया गया था। इसे पूरे गांव का बंदी नहीं माना जा सकता। क्या इसे पूरा गांव का बंदी नहीं माना जा सकता है? उसके बाद ये लोग लिखते हैं कि इस बंदी में 2-4 ऐसे व्यक्ति हैं, अपना नौकरी, मुआवजा, विस्थापन सभी तो कुछ के 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवन में नौकरी नहीं लेना चाहते, क्योंकि अभी तक नौकरी मुआवजा का फाइल नहीं लगाए हैं, सिर्फ राजनीतिक करना इनकी मंशा है। नोट 8/9/2025 को जो मगध परियोजना बंद किया जा रहा है वो हमारे कुछ गांव है जो समर्थन नहीं करते हैं, जैसे चमातू, कुंडी, देवलगड्ढा, मासीलोंग इत्यादि। तो क्या इस गांव के लोग यहाँ नहीं उपस्थित हैं? अब आप ये देख लीजिए कि क्या नोटिस है और हमारी जो मांगे हैं वो भी अभी हम पढ़ सुनाते हैं। आपके द्वारा ये अंतिम है, आपके द्वारा पूर्व में कार्य कर रहे युवकों को धमकी देकर निकाल दिया जाता है, उसे पुनः बहाल करें। कुल मिलाकर यही देखा जाए तो कंपनी किसी भी सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रही है। अभी सीसीएल का इसमें जो सीसीएल का जो सीएमडी का जो गाइडलाइन है आउटसोर्सिंग के लिए, वो भी इस पेपर संलग्न है। वो सूरज दा पढ़ के सुनाएंगे कि क्या सीसीएल का गाइडलाइन है, वो इन लोगों को भी सुनना चाहिए और इन लोगों को भी जानना चाहिए। हम लोग को बोका चौधाई लोग समझ के रखे हैं, तो झोला छाप हम लोग नहीं है। सूरज दा बताएंगे कि क्या गाइडलाइन है सीसीएल का आउटसोर्सिंग के लिए, बताइए जरा। देखिए, पूर्व में हेलो, देखिए ये इन लोगों को लगता है कि हम लोग ठेकेदार हैं, वीपीआर है, इसको लगता है ठेकेदार है, लेकिन सेंट्रल कोल लिमिटेड ने इन लोगों को गाइडलाइन जारी किया और ये सीएमडी जो जारी किए हैं वो सीसीएल हो, ईसीएल हो, बीसीसीएल हो, सरकार की जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं जो पूरे भारत में कोयला निकालती है, उनके लिए जो गाइडलाइन है वो ये आउटसोर्सिंग के लिए है। वो क्या है कि सीआईएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 जुलाई 2025 को आयोजित 481वीं बैठक में सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों के ठेका श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक प्रावधानों एवं मौजूदा गैर वैधानिक लाभों के अतिरिक्त निम्नलिखित अतिरिक्त लाभों को तत्काल प्रभाव से लागू करना स्वीकृत किया है। ये सीसीएल गाइडलाइन कर रहा है कौन? जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी। उसमें क्या है? सभी पात्र ठेका श्रमिकों को भारत सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं के अंतर्गत नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शिविरों के माध्यम से जागरूकता करना। जैसे अभी इनका पहला काम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसके बारे में गांव-गांव में जाकर के इनको जानकारी देना है। दूसरा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तीसरा, भारतीय डाक दुर्घटना बीमा। ये सारी जिम्मेवारी आउटसोर्सिंग कंपनियों की है। आवास सुविधा के लिए क्या बोलता है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि जैसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न श्रेणियां अर्थात अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल में स्थानीय लोगों की नियुक्ति को अनिवार्य करने के लिए अधिसूचना आदेश जारी की जाती है। यह सीसीएल बोलता है आउटसोर्सिंग कंपनी को। बोलता है इसके अलावा अधिकतम कार्यों के लिए ठेकेदार स्थानीय लोगों को नियुक्त करते हैं जिन्हें आवास सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है। जिन मामलों में आवास सुविधा की आवश्यकता होती है वहां ठेकेदार के माध्यम से उन्हें अपने कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान की जाती है, जैसा कि नीचे दिया गया है। अनुबंध अवधि 3 वर्ष के लिए। यहाँ पर जितने भी काम लोग करेंगे श्रमिक, उनको 3 वर्ष के लिए अभी किया जाएगा, फिर उसको प्रमोट किया जाता है। जैसे अनुषंगी कंपनियां बाहर से नियुक्त ठेका श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम किराए पर श्रमिक शिविरों के लिए ठेकेदारों को आवश्यकता अनुसार स्थान उपलब्ध करा सकती है। 3 वर्ष की अधिक अनुबंध अवधि। उपयुक्त खंड 2 अतिरिक्त वैधानिक अनुपालन के अधीन अनुषंगी कंपनियों के अधिशेष आवास को ठेकेदार अपने कर्मचारियों को टर्मिनल आधार पर आवास प्रदान करने के लिए अनुषंगी कंपनी द्वारा तय किए गए जमा तथा न्यूनतम किराया शुल्क की प्राप्ति के विरुद्ध पट्टे पर दिया जा सकता है। जहां भी संभव हो अनुषंगी कंपनियों के मौजूदा आवासों का उपयोग ठेकेदारों के श्रमिकों आवास सुविधाएं प्रदान के लिए किया जाएगा। शिक्षा सुविधा जो इनको देना है, ऐसे ठेका श्रमिकों के बच्चे को सुविधा प्रदान की जा सकती है जो सीआईएल अनुषंगी कंपनियों के प्रतिष्ठानों में कम से कम 1 वर्ष कार्य कर रहे हैं। जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी में 1 साल तक काम कर लिया, उसको इन लोगों को शिक्षा व्यवस्था भी देने का काम करना है। कंपनी द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में ट्यूशन फीस नियमित कर्मचारियों के बच्चों के समान रियायती दरों पर ली जा सकती है। आईआईटी, एनआईटी, सरकारी मेडिकल, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश पाने वाले
ठेकेदार श्रमिकों के बच्चों को ट्यूशन फीस के 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। ऐसे छात्रों के सम्मान पर भी विचार किया जाएगा। चिकित्सा सुविधा जो इनको देना है, ठेका श्रमिकों के पति और 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अनुबंध की अवधि तक कंपनी के अस्पतालों, औषधालयों, ओपीडी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए। कहाँ पर है इन लोग का यहाँ हॉस्पिटल? कोई ओपीडी है यहाँ पर इन लोग का? नहीं। स्कूल स्कूल वगैरह कुछ भी? कुछ नहीं है। अन्य सुविधाएं जो कर्मियों को देनी है, सीआईएल के समझौता ज्ञापन के अनुसार सामान्य बैंक वेतन खाते से कॉर्पोरेट वेतन पैकेज योजना में परिवर्तन के लाभों के बारे में ठेका श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ठेका श्रमिकों के बच्चों के लिए CSR के तहत ट्यूटोरियल कक्षाओं की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने और बेहतर कैरियर विकल्प चुनने में मदद मिल सके। ठेका श्रमिकों और परिवार के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता पर उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे धन का उचित उपयोग करना और भविष्य के लिए बचत करना सीखें। ठेका श्रमिकों और परिवार के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता पर उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे धन का उचित उपयोग करना और भविष्य के लिए बचत करना सीखें। ठेका श्रमिकों को शराब पीने, जुआ खेलने, अंधाधुन उधार लेने आदि की आदतों के दुष्परिणामों के बारे में समय समय पर जागरूकता दी जानी चाहिए। ठेका श्रमिकों को सामूहिक भलाई, व्यक्तियों की वित्तीय जरूरतों के लिए सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परिवार के समग्र विकास के लिए ठेका श्रमिकों के जीवन साथियों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास CSR के अंतर्गत किया जाना चाहिए। ठेका श्रमिकों की आश्रितों के कौशल विकास के लिए CSR या अन्य मदों के तहत प्रयास किया जाए। और ये जितना भी ये जो मांग की पूर्ति करना है, ये आउटसोर्सिंग कंपनियों को करना है। ये CCL का अपना फरमान नहीं है, ये CCL ने डायरेक्शन दिया है जो लोग उनके अंदर आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं। ठेका श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कंपनी के डॉक्टरों द्वारा त्रैमासिक चिकित्सा शिविरों की सुविधा ताकि व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के लिए विरुद्ध समय पर हस्तक्षेप किया जा सके। ठेका श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को खाना पकाने के लिए, कोयला जलाने के लिए हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। NCL की तरह ठेका श्रमिकों के लिए वार्षिक खेल महोत्सव, जिसे संवर्धन के नाम से जाना जाता है, अन्य अनुषंगिक कंपनियों में भी शुरू किया जाएगा। ये गाइडलाइन है महाप्रबंधक का, मानव संसाधन मंत्रालय। अब सवाल ये है कि ये गाइडलाइन जो है वो आउटसोर्सिंग कंपनियों को, चाहे VPR हो या दुनिया का कोई भी कंपनी हो, तो जितना हम मांग आपको बताएं, ये CCL गाइड किया है किसको? आउटसोर्सिंग कंपनी को। अब यहाँ VPR है, VPR इसमें एक भी काम करता है? जी नहीं, एक भी काम करता है? तो अपना जो काम है उसी का वायलेशन ये खुद कर रहा है। तो इसके GM को बुलाइए और हम लोग पूछेंगे कि भाई जो CCL आपको गाइड किया है उसमें आप कितना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।